हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम जी के थ्रू पीवाईक्यू सीरीज़ का पार्ट 11 कर रहे हैं और ये पॉलिटी की 8th वीडियो है और इस वीडियो में हम सभी टॉपिक्स के मिसलेनियस क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोनाउंस द थ्योरी ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत की घोषणा की? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, केशवानंदा भारती केस 1973। केशवानंदा भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती। ठीक है, केशवानंदा भारती केस 1973 में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती। ठीक है, फिर आता है गोलकनाथ केस 1967। गोलकनाथ केस 1967 में ये कहा गया था, ये जजमेंट आई थी कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को छीन नहीं सकती। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स सबके पास होंगे और पार्लियामेंट के पास कोई अधिकार नहीं है फंडामेंटल राइट्स को छीनने का। ठीक है, ये बोला गया था गोलकनाथ केस 1967 में। गोलकनाथ केस में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बोला और केशवानंदा भारती केस में कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बोला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप इस्टेब्लिश्ड। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1949 में इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप की स्थापना की गई थी। ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट ग्रुप के प्रेसिडेंट कौन होते हैं? इंडियन पार्लियामेंट ग्रुप के प्रेसिडेंट लोकसभा स्पीकर होते हैं। जो भी लोकसभा स्पीकर होंगे वो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के प्रेसिडेंट होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द सिटीजनशिप एक्ट पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? सो सिटीजनशिप एक्ट पास किया गया था 1955 में। ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट को कितनी बार अमेंड किया जा चुका है? 6 टाइम्स सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड किया जा चुका है। 1986 में, 1992 में, 2003, 2005, 2015 एंड 2019। 6 बार सिटीजनशिप एक्ट को चेंज किया जा चुका है, अमेंड किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशरी। तो भारतीय न्यायपालिका की संरचना क्या है? 4 टायर स्ट्रक्चर है इंडियन जुडिशरी का। ठीक है, सबसे पहले होते हैं सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल है आर्टिकल 124, हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल है आर्टिकल 214। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 141 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी कोर्ट्स पर बाइंडिंग होगा, यानी सभी कोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसको मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट फाइनल होगी और वो सभी कोर्ट्स को माननी पड़ेगी। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रिट्स इशू करने की पावर देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सो कौन सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को रिट्स इशू करने की पावर देता है? आर्टिकल 32। और हाई कोर्ट्स को रिट्स इशू करने की पावर देता है आर्टिकल 226। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डैश। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल डैश के आधार पर हटाया जा सकता है। किसके आधार पर हटाया जा सकता है? सिद्ध दुर्व्यवहार और अक्षमता, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज मिसबिहेव करते हैं या वो इनकैपेबल होते हैं तो उन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल है आर्टिकल 124 और आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। प्रेसिडेंट को पावर होती है एडवाइस लेने की फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये पावर देता है आर्टिकल 143। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व्स द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बिफोर द एंड ऑफ देयर 5-year term, fresh elections should ordinarily be held within dash।
अगर राज्य सरकार पंचायती राज संस्थानों को उनके 5 साल के कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग कर देती है तो नए चुनाव आमतौर पर डैश के भीतर आयोजित किए जाने चाहिए। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 6 मंथ्स। अगर स्टेट गवर्नमेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को डिसॉल्व कर देती है, समाप्त कर देती है 5 साल से पहले, तो नए इलेक्शंस 6 महीने के अंदर अंदर हो जाने चाहिए। ओके देखो आर्टिकल 243E जो कि है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए, इसको ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को शेड्यूल 11 में डाला गया था। ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर्टिकल 243E में है और शेड्यूल 11 में है, और 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रीडम इज कंसिडर्ड एज द हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी? किस स्वतंत्रता को लोकतंत्र की पहचान माना जाता है? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार लोकतंत्र की पहचान माना जाता है। ठीक है, अब देखो फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 में। ओके और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट? उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, इट कंट्रोल्स द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स विद इन द ज्यूरिसडिक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में जो भी कोर्ट्स आते हैं उनको कंट्रोल करता है हाई कोर्ट, ये करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 के आर्टिकल 214 से 231 में मेंशन है कि हाई कोर्ट के पास कुछ पावर्स और ज्यूरिसडिक्शंस है, जिनमें से एक पावर है कि हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं उनको हाई कोर्ट कंट्रोल करेगा, और ये पावर देता है आर्टिकल 227। ठीक है, सो ये करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी है, इट हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये भी करेक्ट है। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू और रिट्स इशू करने की पावर देता है। ठीक है, सो ऑप्शन डी भी करेक्ट है, हाई कोर्ट के पास रिट इशू करने की भी पावर होती है। सो करेक्ट आंसर होगा, इट प्रोवाइड्स एडवाइजरी ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी। हाई कोर्ट के पास एडवाइजरी ओपिनियन प्रोवाइड करने की पावर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी ओपिनियन प्रोवाइड करने की पावर है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकता है, हाई कोर्ट के पास ये पावर नहीं है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following jurisdictions of the Supreme Court allows it to settle disputes between the center and state and amongst states? सर्वोच्च न्यायालय का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्राधिकार इसे केंद्र और राज्य के बीच और राज्यों के बीच विवादों को निपटाने की अनुमति देता है? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शंस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो अलाउ करते हैं सेंटर और स्टेट के डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मेंशन्ड है आर्टिकल 131 में। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में बोला गया कि कुछ केसेस हैं जिनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, वो केसेस कौन से हैं? अगर सेंटर और स्टेट के बीच में या सेंटर और एक या एक से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, कोई विवाद होता है, तो उसको निपटाने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट के पास है, और ये अनुमति देता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, सेकंड केस होता है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में ही कोई विवाद चल रहा है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसकी भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इन विच ईयर वॉज द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल एबॉलिश्ड? जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष में समाप्त कर दिया गया था? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 2019। 2019 में जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव काउंसिल को खत्म किया गया था। ओके, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 से जम्मू कश्मीर की विधान परिषद को समाप्त किया गया था। ठीक है, इस बिल के थ्रू जम्मू कश्मीर को, जो पहले स्टेट थी, इसे 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया, जम्मू एंड कश्मीर
एंड लद्दाख। ये 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई जम्मू एंड कश्मीर राज्य से, ठीक है, थ्रू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन बिल 2019। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने और एबॉलिश करने के लिए आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 169 है फॉर क्रिएशन और एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, और ये कौन से पार्ट में है? पार्ट 5। अब कितनी स्टेट्स हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है? 6 स्टेट्स हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, ठीक है। आर्टिकल 169 है लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट और एबॉलिश करने के लिए पार्ट 5 में, और 6 स्टेट्स हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर आर्टिकल 352? तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में मेंशन्ड है, और नेशनल इमरजेंसी पहली बार कब अनाउंस की गई थी? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1962 टू 1968। इंडिया में नेशनल इमरजेंसी 3 बार डिक्लेयर की गई थी, ठीक है, 1962 टू 68 में इंडिया चाइना वॉर के दौरान, ठीक है, 1962 टू 68 इंडिया चाइना वॉर के दौरान जब नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया था, उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। इसके बाद 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर के दौरान भी नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया था। इस टाइम प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी एंड प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, ठीक है। इसके बाद 1975 टू 1977 में इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पर इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी, और इस दौरान प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। 1971 और 75 टू 77 इन दोनों टाइम पर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, और 71 में प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, और 75 टू 77 में जब इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की बेसिस पर नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया था, उस वक्त फखरुद्दीन अली अहमद प्रेसिडेंट थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज बेस्ड ऑन डैश। तो इंडियन जुडिशियल सिस्टम जो है ये सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ठीक है। भारतीय न्यायिक प्रणाली जो है ये एकल एकीकृत प्रणाली पर आधारित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, A Supreme Court or High Court judge can be removed by the Parliament by dash। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा हटाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस को पार्लियामेंट स्पेशल मेजॉरिटी से रिमूव कर सकती है, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी आर्टिकल 249 में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। और स्पेशल मेजॉरिटी में जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं और जितने भी मेंबर्स वोट कर रहे होते हैं उनका 2/3 वोटिंग जो है अगर रिमूवल के हित में है तो फिर जज को रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, राज्यसभा में 245 मेंबर्स है टोटल, ठीक है। उसमें से 153 मेंबर्स जो है वो प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग 153 मेंबर्स। तो स्पेशल मेजॉरिटी के लिए 153 का 2/3 हमें चाहिए होगा। स्पेशल मेजॉरिटी के लिए आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 249। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच इज नॉट करेक्ट अबाउट द हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है हाई कोर्ट कैन डील विद केसेस विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट, करेक्ट है। निचली अदालतों से अपील सुन सकता है हाई कोर्ट, ये भी करेक्ट है। इट कैन इशू वेरियस रिट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ये भी करेक्ट है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए विभिन्न रिट जारी कर सकता है हाई कोर्ट। और इट गिव्स एडवाइजरी ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। हाई कोर्ट एडवाइजरी ओपिनियन नहीं देता है प्रेसिडेंट को, सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी ओपिनियन देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द नेशनल यूथ पॉलिसी लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2014।
2014 में नेशनल यूथ पॉलिसी को लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेशनल यूथ पॉलिसी में गवर्नमेंट का जो विजन है कंट्री के यूथ को लेकर, उसके बारे में डिफाइन किया गया है। ठीक है, फर्स्ट यूथ पॉलिसी कब रिलीज की गई थी? फर्स्ट यूथ पॉलिसी रिलीज की गई थी 1988 में। ठीक है, और नेशनल यूथ डे हर साल कौन सी तारीख को मनाया जाता है? हर साल नेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 जनवरी। हर साल नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को बनाया जाता है टू ऑब्जर्व द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। ओके, नेशनल यूथ पॉलिसी लॉन्च हुई थी 2014 में, फर्स्ट यूथ पॉलिसी आई थी 1988 में। नेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 जनवरी को, और उस दिन स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंस विच ईयर हैज द AFSPA बीन स्टार्टेड? AFSPA किस वर्ष से शुरू किया गया है? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1958 में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को शुरू किया गया था। ठीक है, AFSPA यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958, इसको इम्प्लीमेंट किया गया था टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्टर्ब्ड एरियाज। ठीक है, डिस्टर्ब्ड एरियाज में कानून को बनाए रखने के लिए आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया शेल होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ डैश ईयर्स। तो सुप्रीम कोर्ट जज की मैक्सिमम एज होती है 65 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कैलकाटा हाई कोर्ट। कैलकाटा हाई कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था 2 जुलाई 1862 को। ठीक है, ये ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है इंडिया का। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 214 से लेकर 231 हाई कोर्ट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट्स का ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास क्या पावर है, उस सब के बारे में आर्टिकल 214 से 231 में कवर्ड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जज ऑफ द हाई कोर्ट रिटायर्स एट द एज ऑफ डैश। तो अभी हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होते हैं 65 ईयर्स की एज में। ठीक है, हाई कोर्ट के जज जो है वो रिटायर होते हैं 62 ईयर्स की एज पे। ओके, आर्टिकल 217 हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट और क्या कंडीशंस होंगी ऑफ द ऑफिस ऑफ अ जज ऑफ हाई कोर्ट, उसके बारे में बात करता है आर्टिकल 217। हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट इन इंडिया गॉट एस्टैब्लिश्ड इन डैश। तो भारत में पहला भाषाई राज्य कब स्थापित हुआ था? 1953 में। ठीक है, 1953 में लिंग्विस्टिक बेसिस पे फर्स्ट स्टेट जो क्रिएट हुई थी वो कौन सी थी? आंध्र प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, as per census of India 2011, which state has the highest percentage of scheduled tribe population to total scheduled tribes population in India? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत किस राज्य में सबसे अधिक है? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन पूरे कंट्री की शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। ओके, मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है ओडिशा की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट विच केम इनटू फोर्स इन 2010। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 जो है ये 2010 में इंप्लीमेंट किया गया था। ओके, ये एक्ट कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद इनैक्टेड? निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के राज्यों के पुनर्गठन और उससे जुड़े मामलों के लिए एक अधिनियम बनाया गया था? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1956 में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एक्ट बनाया गया था।
इस एक्ट का नाम था द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। 1956 में द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को बनाया गया था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट ने इंडिया को कंट्री को 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The Contempt of Courts Act was passed to define and limit the powers of certain courts in punishing contempt of courts and to regulate their procedure in relation thereto. In which of the following years was the act passed? न्यायालयों की अवमानना अधिनियम को न्यायालयों की अवमानना को दंडित करने में कुछ न्यायालयों की शक्तियों को परिभाषित करने और सीमित करने और उनके संबंध में उनकी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए पारित किया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1971 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट को पास किया गया था। ठीक है, कुछ कोर्ट्स की पावर्स को लिमिट करने के लिए और प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट को पास किया गया था। एंड हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई थी पनिश करने के लिए फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर कोई कोर्ट को न्यायालयों की अवमानना करता है तो उसको दंडित करने का अधिकार दिया था हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पास्ड इन इंडिया? तो किस वर्ष में भारत में दहेज निषेध अधिनियम पारित किया गया था? सो करेक्ट आंसर है बी, 1961। 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को पास किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एक्ट्स वॉज पास्ड इन द ईयर 2005? 2005 में इनमें से कौन सा एक्ट पास किया गया था? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ठीक है, द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट को पास किया गया था 2003 में। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को पास किया गया था 2003 में और कंपटीशन एक्ट को पास किया गया था 2002 में। कंपटीशन एक्ट 2002, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2003 एंड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास हुआ था 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द इंडियन आर्मी फ्री गोवा फ्रॉम द पोर्टुगीज? तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था? सो करेक्ट आंसर है सी, 1961। 1961 में इंडियन आर्मी ने गोवा को पोर्तुगीज से फ्री कराया था। ओके, गोवा को 56th अमेंडमेंट एक्ट 1987 से स्टेटहुड प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, और 30th में 1987 को गोवा को 25th स्टेट बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। As per the Constitution of India, what is the maximum number of states for which the same person can be appointed as governor? So correct answer है option A, there is no limit, कोई सीमा नहीं है। Next question. Which prime minister among the following had signed the Assam Accord with the All Assam Gan Sangram Parishad in 1985? निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने 1985 में अखिल असम गण संग्राम परिषद के साथ असम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राजीव गांधी। प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने ऑल असम गण संग्राम परिषद के साथ असम एकॉर्ड साइन किया था 1985 में। असम एकॉर्ड में क्या था? असम एकॉर्ड के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को असमीज लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा और उनके कल्चरल, सोशल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को प्रिजर्व रखना होगा। ठीक है, ये था असम एकॉर्ड में। सो असम एकॉर्ड पर राजीव गांधी ने साइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज? निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? सो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पंचायती कंटिन्यूज फॉर डैश फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग। एक पंचायती अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से डैश के लिए जारी रहता है, तो 5 साल तक पंचायत जो है वो जारी रहती है। ठीक है, आर्टिकल 243E कहता है कि पंचायत अपनी फर्स्ट मीटिंग होने से, जिस दिन पंचायत की फर्स्ट मीटिंग होगी उस दिन से 5 साल तक पंचायत कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, अब देखो पार्ट 9 जिसका टाइटल है द पंचायत्स।
इसको 73rd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था, ठीक है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से पार्ट 9 को ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और पंचायत के आर्टिकल है आर्टिकल 243 टू 243 ओ, ठीक है, 243 ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन डैश। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? हरिलाल जे के सुंदर कन्या, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट सिटिंग कब हुई थी, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो फर्स्ट सिटिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट की 28 जनवरी 1950 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंज्यूमर राइट। तो इनमें से कौन सा उपभोक्ता अधिकार है? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राइट टू सीक रिड्रेसल कंज्यूमर राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 इज चंडीगढ़ डिफाइंड एज अ यूनियन टेरिटरी। तो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के कौन से सेक्शन में बोला गया कि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है? तो ये बोला गया था सेक्शन 4 में, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 वॉज इनैक्टेड आफ्टर रिपेलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फॉरेस्ट एक्ट्स। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 को कौन से इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को कैंसिल करके लाया गया था? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 को कैंसिल करके इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 को लाया गया था, ओके। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 ने इंडियन फॉरेस्ट को डिवाइड कर दिया था रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट में, ठीक है। फिर इस एक्ट को फर्दर अमेंड किया गया और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 लाया गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज द पावर टू रिकमेंड द डिसमिसल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड सस्पेंशन और डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट असेंबली। तो राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास है? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गवर्नर। गवर्नर के पास पावर होती है स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने की और सस्पेंड करने की स्टेट असेंबली को, ठीक है। राज्यपाल के पास राज्य सरकार को बर्खास्त करने की और राज्य विधानसभा को निलंबित करने की पावर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड तेलंगाना बिकेम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना 29th स्टेट बनी थी 2014 में, ठीक है। 2 जून 2014 को तेलंगाना 29th स्टेट बनी थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द विधान परिषद रिटायर एवरी डैश ईयर। तो विधान परिषद के 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश वॉज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम डैश टू डैश। तो बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था 1947 से 1971 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द नाइट ऑफ डैश 1975 इंदिरा गांधी रिकमेंडेड द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी टू प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद। डैश 1975 की रात को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को आपातकाल लगाने की सिफारिश की। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद को इमरजेंसी लगाने की सिफारिश की थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट एवर मोशन टू रिमूव अ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस साइंड बाय 108 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो संसद के 108 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का पहला प्रस्ताव किस वर्ष में लाया गया था? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1991। वीर स्वामी रामास्वामी पहले जज थे जिनके अगेंस्ट रिमूवल प्रोसीडिंग्स की गई थी इंडिपेंडेंट इंडिया में 1991 में,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शेड्यूल्ड लैंग्वेज ऑफ इंडिया? तो इनमें से कौन सी शेड्यूल्ड लैंग्वेज नहीं है? सिंधी शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, मणिपुरी शेड्यूल्ड लैंग्वेज है और बोडो भी शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, राजस्थानी शेड्यूल्ड लैंग्वेज नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हरिलाल जेके सुंदस कनिया फर्स्ट चीफ जस्टिस थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ब्रजेश मिश्रा पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे भारत के। ठीक है, फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे ब्रजेश मिश्रा और फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे हरिलाल जेके सुंदस कनिया। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने ब्रजेश मिश्रा को फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया के तौर पर अपॉइंट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज डैश? तो पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे इंडिपेंडेंट इंडिया के? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। ठीक है, फर्स्ट मिनिस्टर्स रिवाइज कर लेते हैं कुछ। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लॉ BR अंबेडकर। फिर फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, और फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर कौन थे? अमृत कौर। और फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर थे जगजीवन राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा? तो निम्नलिखित में से किसे लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो पहले डिप्यूटी स्पीकर थे एम अनंथ सयनम अयंगर, जो थे ये फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर थे लोकसभा के, जिनका टर्म ऑफ ऑफिस था 30 मई 1952 टू 7 मार्च 1956। ठीक है, डिप्यूटी स्पीकर तो थे एम अनंथ सयनम अयंगर और फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा के GV मावलंकर। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड GK थ्रू PYQ सीरीज़ का जो पॉलिटी सेक्शन हम कर रहे थे, पॉलिटी के PYQs, सभी टॉपिक्स के PYQs हमने मैक्सिमम कवर कर लिए हैं। इसके बाद हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनमें से किसी का PYQ स्टार्ट करेंगे। सो पॉलिटी की पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो गई है और भी क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो पूछे जा चुके हैं, वो भी हम कवर कर लेंगे या फिर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस लेकर आएंगे पॉलिटी की। ठीक है, मोस्टली PYQs तो हमने कवर कर लिए हैं और नेक्स्ट वीडियो से किसी और सब्जेक्ट के PYQs कवर करेंगे। So that's it for the video and please do like, share and subscribe the channel and thank you for watching.